हाँ तो नमस्कार। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी हिंदी सभी परीक्षाओं में, चाहे अभी आने वाले परीक्षाओं में देख लो आप, अमीन पटवारी, तो वहाँ 10 मार्क के आने वाले हैं और एक वार्ड बॉय का एग्जाम होने वाला है, वार्ड बॉय का और आया का, तो वहाँ भी 20 मार्क के आने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, चाहे सेंट्रल टेट हो, स्टेट टेट हो या अन्य परीक्षाएं भी हो, जैसे प्रेस वाला है या फिर व्याख्याता, तो हिंदी लगभग पूछते ही हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं हिंदी के बारे में, है ना। तो देखिए, बहुत लोग होते हैं कंफ्यूज कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। तो लेकिन ये गलत है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी है हमारी राजभाषा। देखिए, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है एक ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती हो। लेकिन हिंदी तो ऐसी नहीं है। क्यों? हिंदी बोली जाती है कुछ राज्यों में, बाकी बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां अन्य भाषाएं बोली जाती है, जैसे तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पश्चिम बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी। तो इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी राजभाषा। इसे संविधान ने राजभाषा के रूप में वर्णित किया है। ऐसा इसलिए कि हमारे सभी कार्यालयीन कामों में हिंदी का उपयोग होता ही है, काम आता ही है ना। इंग्लिश भी होते हैं, पर राजभाषा में हिंदी का बहुत उपयोग है। और हम देश भर में कहीं भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है बोलने के लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं हिंदी के बारे में। और हाँ, हिंदी एक मनोवैज्ञानिक भाषा है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है ना, वैज्ञानिक भाषा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो लिखा है वही पढ़ते हैं। जैसे कि हम एक अक्षर देखते हैं लिखकर, क्षत्रिय। यहां लिखा है क्षत्रिय। हम लोग क्षत्रिय लिख भी रहे हैं, क्षत्रिय बोल भी रहे हैं, क्षत्रिय पढ़ भी रहे हैं। यह है हिंदी की वैज्ञानिकता। अब हम देखते हैं अंग्रेजी। अगर इसको सही रूप में पढ़ा जाए तो ये लिखा है नामे, पर हम इसे पढ़ते हैं नेम, पर लिखा है नामे। तो इसीलिए, है ना, यहाँ पर यही समस्या हिंदी में बिल्कुल नहीं आती है। इंग्लिश में लिखते कुछ और हैं और पढ़ते कुछ और हैं, बट हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं और वही बोलते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ध्वनि से, है ना, वर्ण से शुरुआत करते हैं। वर्ण भाषा की मूल इकाई है। वर्ण, एक भाषा का शुरुआत एक वर्ण से ही होता है, ध्वनि से। ध्वनि, ठीक है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। ध्वनि, ठीक। ध्वनि, हम जो आवाज निकालते हैं उसे ध्वनि कहते हैं, है ना? आवाज निकालना एक मौखिक रूप है। ध्वनि एक मौखिक रूप है। ध्वनि क्या है? एक मौखिक रूप है। अगर इसे लिखित में कहा जाए तो इसे बोलेंगे वर्ण। वर्ण क्या है? ये एक लिखित रूप है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। ध्वनि एक मौखिक रूप है और वर्ण जो है लिखित रूप है। और हम देखेंगे, जैसे ध्वनि हम निकालते हैं। ध्वनि क्या है? ई, क, ये एक ध्वनि है। ये एक ध्वनि है
है ना। हम लोग बोल रहे हैं वो आ ये ध्वनि हुआ और हम लोग लिख रहे हैं, तो ये लिखित रूप में तो ये हुआ वर्ण, ये है वर्ण, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे राम, तो बोलिए बताइए राम में कितने अक्षर हैं? राम में है 2 अक्षर, 2 अक्षर। राम में है 2 अक्षर। अगर पूछेंगे इसमें कितने वर्ण हैं, तो वर्ण इसमें 4 वर्ण हैं। राम में है 4 वर्ण। देखिए अक्षर अक्षर कौन कौन से हैं? रा, मा, ये 2 अक्षर हैं। पर ये वर्ण में वर्ण और देखें तो र, अ, आ, र में आ, म, ये हुआ 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ण हैं। अक्षर 2 ही हैं पर 4 वर्ण हैं। तो इससे हमें यह सीखने मिलता है कि वर्ण को मिलाकर अक्षर बनते हैं, वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? अक्षर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वर्ण से। तो वर्ण को भी विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। पहले हम देखते हैं कि वह वर्ण है कौन कौन से। स्वर। तो स्वर उसे कहते हैं जिसे हम कहते हैं तो हमारे मुख में ना कोई घर्षण होता है ना कोई बल लगता है। हमारा जो होंठ, जब मुंह का जो हिस्सा है, जो ऊपरी हिस्सा है, वो जीभ को टच नहीं करता, जीभ को स्पर्श नहीं करता है। ऐसे बोलिए अ, आ, ई। तो ऐसे कि हवा एकदम शुद्ध निकलता है, किसी को घर्षण, कहीं भी घर्षण नहीं होता है मुंह में। आप खुद बोलिए और अनुभव कीजिए कि ये इसे स्वर क्यों कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आ। ये हमारे स्वर हैं। इसमें से ये दोनों इसे कहते हैं अयोगवाह। अम बोलते हैं तो हमारा होंठ हमारा छुआता है ना। ये अनुस्वार भी है, ये इसके अनुस्वार बोलते हैं, ये है विसर्ग। अच्छा, अम और आह जो हैं, तो हम ये देखते हैं अग्रस्वर। पहले हम इसके विभाजित करते हैं बोलने ऊपर, इसे किन भागों में बांटा गया है। इसे विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। देखते हैं पहले क्या क्या प्रकार हैं इनमें। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। तो ह्रस्व इसलिए बोलते हैं, ह्रस्व कौन है? बहुत कम समय, छोटा, दीर्घ, मतलब लघु। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ये है हमारे ह्रस्व स्वर। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें हमें बोलने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा जोर लगता है। दीर्घ स्वर
ये है हमारे दीर्घ स्वर। कई बार हमको परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर री, री, आहा, इसे नहीं लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है अयोगवाह है, ये है अयोगवाह, मतलब ये वर्ण का शुरुआती है। हल्का इसमें ना स्वर के गुण थोड़े से छुपे हुए हैं, इसलिए इसे यहाँ लिया गया है। अगर बोलेंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है तो आप लिखिएगा 3। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर 3 है, और ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7। कई बार हम ये तो जानते हैं कि ये कितनी है, पर संख्या बोलने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें ये जानना भी है। और देखिए ये है आहा, ये है अयोगवाह, इसे कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक अनुस्वार है। अनुस्वार है ये, और है ये आहा। इसे कहते हैं विसर्ग। ये जो है ये है अनुस्वार, है ना, और ये है विसर्ग। में आप ध्यान देना, आप खुद बोले तो इसमें नाक पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कुछ हवा नाक से भी आती है। और यह है आहा, ये है ना, ये है, इसलिए इसे कहते हैं अनुस्वार, और ये है विसर्ग। ये दोनों क्या है, ये है अयोगवाह। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। अच्छा, व्यंजन, तो जैसा कि हम जान गए हैं कि स्वर है क्या, तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिसपे हमारे जीभ के ऊपरी हिस्से में और नीचे हिस्से में कोई भी स्पर्श नहीं करता है, ये हुआ स्वर। अब देखते हैं व्यंजन। तो स्वर अगर ये हुए तो व्यंजन जैसे उसका उल्टा है, जिसमें हमारे जीभ अपने ऊपरी हिस्से को टच करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग व्यंजन। तो व्यंजन को यहाँ पर, चूंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, तो वहाँ व्यंजन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर हम लोग कंठ से बोल रहे हैं तो कंठव्य, अगर बोल रहे हैं तालु से तो तालव्य, जैसे कि हम लोग देखिए। ठीक है, इसे हमने ना विभिन्न भागों में बांटा हुआ है। हम लोग बोलेंगे क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ। अण।
त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध और न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ और म। तो ये देखिए, आपने देखा है कि 1 2 3 4 5, इसके लंबाई, इसके एक भुजा में 5 है, यहाँ भी 5 अक्षर है, इसलिए इसे एक वर्ग का नाम दिया गया है। यह एक वर्ग जैसा है ये, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। हम जानते हैं कि वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसे एक वर्ग का नाम दिया गया है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसे क वर्ग में कुछ समानताएं हैं। देखिए क, ख, ग, घ, अंग। आप खुद बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। आपने देखा होगा कि हमारे कंठ में जोर पड़ रहा है, ये हिस्सा हमारा कंठ है। अच्छा ये हमारा जो हिस्सा है कंठ में जोर पड़ रहा है ना, ये यहाँ पर जोर पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं कंठव्य। कंठव्य। और जब हम कहेंगे च, छ, ज, झ, इया, तो तालु, ये जीभ का हिस्सा है तालु। तो आप महसूस करेंगे कि जो तालु है वो अपने ऊपरी से को छूता है जब हम च वर्ग बोलते हैं। च, छ, ज, झ, इया। आप खुद बोलिए और इसे महसूस करिए। तो तालु, ये तालु है, तो तालु से क्या बनता है? कंठ से बना शब्द कंठव्य, और तालु से तालव्य। वैसे ही जो हमारे जीभ का निचला हिस्सा है उसे बोलते हैं मूर्धा। ये जीभ का निचला हिस्सा। तो ट वर्ग देखते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अणा। आप खुद बोलिए और महसूस करिए कि हमारे जीभ का जो निचला हिस्सा है वो मूर्धा है ट, और इसका जो निचला हिस्सा है वो छूते हैं ऊपरी से को। इससे पहले तालव्य में जीभ का ऊपरी से छुआ हम लोग को, ऊपरी जो हिस्सा है वो छुआ। अभी जीभ का जो निचला हिस्सा है वो छू रहा है हमारे ऊपरी हिस्से को, है ना। जीभ का जो है ऊपर का जो है ना, जीभ के ऊपर जो है ना, ऊपर का मुंह का जो परत है उसको छू रहा है ट, ठ, इसलिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूर्धा। ये क्या है? ये क्या हिस्सा? ये मूर्धा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको मूर्धान्य। मूर्धन्य। अब देखिए हैं त वर्ग। त वर्ग त, थ, द, ध, न। अभी आप देखिए, आप खुद बोलिए और महसूस करिए कि इसमें हमारा जो जीभ है वो हर शब्द, हर अक्षर में छू रहे हैं दांत को, और दांत को बोलते हैं दंत। तो ये हमारा जो जीभ है वो दांत को छुआ, इसे बोलेंगे दंत्य। अब देखिए प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। हमारा जो होंठ है वो एक दूसरे को छू रहे हैं। अब देखिए, बोलिए प, फ, ब, तो बिना होंठ को छुए, बिना होंठ को हम लोग स्पर्श किए प बोल सकते हैं क्या? नहीं, न फ बोल पाएंगे। इसलिए क्या है? ये है होष्ठ्य। होंठ को बोलते हैं संस्कृत में होष्ठ। तो होष्ठ से बना है होष्ठ्य। ओष्ठ बोलते हैं ओष्ठ्य। ये हो गया ओष्ठ्य। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे होंठ, ये जो शब्द है ना, ये पूरे संस्कृत से आए हुए हैं, क्योंकि संस्कृत हमारी जननी है। हिंदी का जो शुरुआत है वो संस्कृत से हुआ है। तो इसलिए कंठ, तो कंठ से कंठव्य, दंत, तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दांत से दांत को बोलते दंत, तो दंत्य। फिर होंठ को बोलते हैं ओष्ठ्य। तो ये नाम आप अगर इसे जान गए ना, तो आप ऐसे ही महसूस करेंगे, आप खुद बोलकर ही समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें मेरा होंठ छुआ है, स्पर्श हुआ है, मतलब ये होष्ठ्य है। आप खुद बोलिए और महसूस करिए, है ना। आपको याद करने की जरूरत है नहीं हिंदी को, आप खुद बोलिए और महसूस करिए कि ये हमारा कौन से भाग को छू रहे हैं। अगर बोलते हैं तो हम लोग क्या एहसास कर रहे हैं वो आप लोग महसूस करिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया कंठव्य।
अब इसमें अब क्या या अंतस्थ व्यंजन, अब आएगा अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अच्छा ये हाँ एक बात ध्यान दीजिए ना, ये पूरे क्या है व्यंजन है, हम लोग लिख नहीं पाते हैं। इससे पहले हम पढ़े स्वर के बारे में, अब ये है पूरे व्यंजन, ये है व्यंजन, ये पूरे हैं व्यंजन। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। तो प फ ब भ म के बाद आता है य, य य र ल व, ये हमारे अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। इसे अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हल्का सा स्वर का और व्यंजन का दोनों का थोड़ा थोड़ा भाव पाया जाता है। य में जो गुण है, जो हल्का सा गुण इसमें स्वर का भी है और हल्का व्यंजन का है, इसलिए बोलते हैं इसको अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अंदर से आता है तो इसलिए अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद है य व र, फिर आएगा स पुष्प व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसे संघर्षी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बार हमें परीक्षा में घुमाता है। इसे कहते हैं संघर्षी, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। श स श और ह, स श ह, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसे संघर्षी इसलिए कहते हैं, संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें घर्षण होता है। श स ह, इसमें एक प्रकार का घर्षण होता है, संघर्षी, संघर्षी। और ऊष्मा, इसमें एक प्रकार से गर्म हवा निकलती है। श श र, बाकी में भी गर्म हवा निकल सकती है पर इसमें ज्यादा मात्रा में निकलता है गर्म हवा, इसलिए बोलते हैं इसको, और ज्यादा निकलता है ना, इसलिए बोलते हैं इसको ऊष्म व्यंजन। ऊष्म अर्थात गर्मी, ऊष्म गर्मी, ये वो आपका ऊष्म व्यंजन। और एक होता है उक्षिप्त व्यंजन, इसे कहते हैं द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन या फिर उक्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन। तो आइए हम जानते हैं कि इससे द्विगुण जो कहते हैं, ये है अड़ा अढ़ा, अड़ा अढ़ा। तो इसे द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बनता है ड से और ये बनता है ढ से। तो जब भाई इसमें दोनों गुण है, इसमें गुण है ड का भी गुण है इसमें, है ना, और इसमें है अड़ा का भी गुण है, यहाँ भी अड़ा का भी गुण है इसमें और ढ का भी गुण है। ये बनता है, ये बना आपका, अच्छा यहाँ देखते हैं, ये काम करते इसको हम लोग करते हैं बैक, ये करते, ये बनता है आपका, ये बनता है आपका ड से और ढा, ये बनता है आपका अढ़ा, ये बनता है आपका ढ से, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं कि इसे उक्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं। इसे उक्षिप्त व्यंजन इसलिए कहते हैं ड अड़ा अढ़ा, तो हमारा जो जीभ है वो उछलता है,
स्पर्श करता है जो ऊपरी से स्पर्श भी करता है। ड अड़ अड़ एक अजीब सा उछलने जैसा है इसमें, तो इसलिए बोलते हैं इसको उक्षिप्त व्यंजन। अब देखते हैं इसके बाद क्या आता है अंत। इसके बाद आएगा, हाँ एक बन गए है संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे इसको। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त संयुक्त तो जैसा ही आपको नाम से समझ में आ रहा है संयुक्त, संयुक्त क्या बोलते हैं, एक होता है एकलौता और संयुक्त मतलब जहां दो मिलते हैं वहां संयुक्त हो ही जाते हैं, दो तीन जैसे भी रहे। तो हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन है क्या। छ त्र त्र ज्ञ और स्र, छ त्र ज्ञ और स्र। तो इसे संयुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो वर्णों को मिलाकर बना है, इसलिए कहते हैं इसे संयुक्त वर्ण। अब देखते हैं कि छ किससे बना है, हम इसे नीचे भी लिख देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन मत हो। ये बना है क स। ये बने आपका क स से तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दो वर्णों को मिलाकर बने हैं, क और स से बने हैं, छ त और र से त्र, ज और य से ज्ञ और स और र से बने हैं स्र। तो हम उच्चारण बोलकर ही समझ सकते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन है। पर हाँ ये थोड़ा सा निकालने में समस्या होता है कि ये बना किस चीज से है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम इसमें निकालेंगे, एक है ना इसे भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। अच्छा कंठव्य में हम लोग तो जान गए हैं, हम ये जान चुके हैं कि कंठव्य में क्या कौन कौन सा है, क ख ग घ और ग, हाँ अंगा। बाकी जो नीचे अंतस्थ व्यंजन दिया हुआ है और दिया हुआ है उक्षिप्त व्यंजन और दिया हुआ है और पुष्प व्यंजन, ये भी इसमें भी कंठव्य तालव्य मूर्धन्य ये सब छुपे हुए हैं, तो वो हमने अभी देखा नहीं है। आइए देखते हैं, एक काम करते हैं हम लोग ना वर्ग में ही इसको बांट देते हैं। ये है, पहले हम देखते हैं इसमें होता है, एक होता है अल्पप्राण और महाप्राण।
ड ढ आ। देखिए साथ साथ आप लोग इसको याद भी करिए, देख भी रहे और याद भी करिए। त द ध न प फ ब भ और म। तो हमारे है ना, हमारे जो हिंदी के पुराने व्याकरण कर्ता जो थे उन्होंने इसे इतना व्यवस्थित तरीके से बांटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसे उन्होंने बांटा हुआ है घोषणा के आधार पर। घोषणा के आधार पर किसमें, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष, जिसमें घर्षण, घोष मतलब घोषणा मतलब घर्षण, हमारे मुख में स्वर यंत्र में होता है घर्षण, तो उसे बांटा हुआ है अघोष जिसमें घर्षण कम लगता है। आप बोलिए क ख ग घ, तो हमारे स्वर यंत्र में आप महसूस कीजिए कि हमारे स्वर यंत्र में जब हम बोलते हैं क ख तो घोषणा कम लगता है, घर्षण कम होता है, पर ग घ अंगा ये बोलते हैं तो घोषणा घर्षण होता है, घर्षण हम उसे महसूस कर सकते हैं घर्षण। तो ये हो गया हम लोग के अघोष, घर्षण कम है अघोष। ये हो गए अघोष। और जिसमें घर्षण ज्यादा है किसमें है, ये हो गया सघोष। सघोष। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इसमें कम राइट हुए, ऐसा नहीं है, ये पूरे, ये एक वर्ग है, तो ये तो दिखा रहा है, ये पूरे वर्ग को दिखा रहा है, क च ट त प और ख घ ख छ ठ थ प, ये क्या है, पूरे अघोष हैं। और इसके इस लाइन में जितने भी हैं, है ना, ये इस वर्ण का है ना, ये हो गया आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीसरा रेखा, चौथा रेखा और पांचवा रेखा, ये हो गए आपके सघोष। इसे बांटा गया है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व है ना। अब देखते हैं इसे बांटा गया है प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर कैसे, जहां ज्यादा प्राण लगता है, जहां हमें ज्यादा जोर देते हैं, है ना। अब देखते हैं, हम लोग बोलते हैं क क ख ग घ अड़ क ख, तो हम महसूस करेंगे कि हमें इसमें ज्यादा हम लोग का जान लगता है या प्राण लगता है, या फिर एक प्रकार से ज्यादा जोर पड़ता है, ज्यादा जोर लगता है मान लेते हैं। तो हम लोग का ये हो गया है ना, दूसरी और तीसरी पंक्ति, ये हो गई महाप्राण, तो इसमें ज्यादा जोर लगता है। अब बच गया, अब जो बच गया वो अल्पप्राण। अब बच गया, देखिए, अब देखिए ये बच गया, ये बच गया, ये तीसरा है ना, यहाँ से तीसरा ये पीछे। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग इसको, नहीं ठीक है, ऐसी ठीक है। अब ये हो गया इधर, तो पहला पंक्ति, तीसरा पंक्ति और पांचवा पंक्ति, ये हो गया आपका महाप्राण, अल्पप्राण, सॉरी अल्पप्राण। हम नाम से ही जान सकते हैं, अल्प मतलब कम, महा मतलब ज्यादा, महाबली ज्यादा बलवान, तो महा का अर्थ ही होता है ज्यादा और अल्प मतलब होता है कम। तो भाई अल्प प्राण मतलब जहां कम जोर लग रहा है, कम प्राण लग रहा है, तो हम नाम से भी हम लोग इसे, हिंदी है ही, इसीलिए हिंदी को इसीलिए वैज्ञानिक भाषा बोलते हैं, क्योंकि हम एहसास करके ही इनमें क्या, किसमें क्या गुण है जान सकते हैं, है ना। और देखिए इसमें एक, देखिए अंगा च छ, ये एक, ये वाला जो हिस्सा है इसमें नाक पर जोर पड़ता ही है, अंग इया अणा न म, इसलिए इसे कहते हैं नासिक, इसे कहते हैं नासिक, बोलते थे नासिक्य। नासिक्य है ना, नासिक, नस मतलब ये नाक, ये नाक पर जोर पड़ता है, इसलिए कहते हैं नासिक्य। ये खाली अंतिम पंक्ति, खाली पांचवी पंक्ति है, अंग इया ड़ अण
न म, नासिक्य। अब हम देखते हैं इसके आगे जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी इसी में बटे हुए हैं। अच्छा, आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसमें आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आप इसे किसी पुस्तक से पढ़ते हैं तो आपको ये पूरे 2 पन्ने में होगा, 2 पन्ने में, अगर यहाँ आपको ये मिल रहा है खाली 1 ही पन्ने में, इसलिए आप इसको ऐसे ही करिए, इसको ऐसे ही बनाइए नोट्स। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करिए कि आप इसे खुद लिखें। हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में भी बस जाता है, हमारी आंखों में भी और हमारे हाथों में भी, स्पर्श में। इसलिए आप इसे, ऐसा नहीं है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए फिर इसको ऐसे ही रख लिए, ऐसा नहीं करना है। इसे आपको खुद से लिखना भी है, लिखते हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद आता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन, पुष्प व्यंजन है ना, और उचित व्यंजन है ना, ये भी बटे हुए हैं। किसमें? प्राण, महाप्राण, अल्पपरिचित भी है ना। देखते हैं हम लोग कि किसमें बटे हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंतस्थ, अंतस्थ, ऐसे नहीं, इसे ऐसे भी लिखा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। तो ये कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल और व। आप बोलिए, आप खुद या बोलिए, र बोलिए, ल बोलिए, और देखिए कि आपके किस भाग में जोर पड़ रहा है। य, यह मतलब जीभ जो है ना ऊपरी से को छू रहे हैं, तो जीभ मतलब जीभ का ऊपरी से मतलब तालु, तो ये हुआ तालव्य। ये हो गया तालव्य। तालव्य। अब बोलते हैं ये आता है कहाँ से आता है? ये आता है तालु से, ये निकलता है तालु से, इसलिए से बोलते हैं तालव्य। अब र में न दांत को छू रहे, र तो थोड़ा अलग ही लग रहा है, तो ये है क्या? र, ला तो बहुत अजीब है, तो सोचिए एक बार क्या हो सकता है। इसे कहते हैं वोच्य। आधा सही आएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसमें, यही सही है। वत्स आधा सा आएगा, वत्स्य। वत्स्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप बोलिए र, तो र छू रहे हैं हल्का दांत को मसूड़े को, कई बार दांत को छूते हुए मसूड़े से पा जाता है। ये हो गया दंत को और मसूड़े को। तो दांत जहां से उगता है, दांत का जो निचला हिस्सा है उसको बोलते हैं मसूड़ा। ल भी वही छू रहे हैं, तो ल देखते हैं अब क्या हो गया? वत्स। ल भी हो गया आपका वत्स। तो यहां से हम ये जान गए कि अगर जो दांत को दंत को और मसूड़ा को दोनों को स्पर्श करे वो हो गया वत्स्य, है ना। अब तक हमने पढ़ा था कंठव्य जो गले से निकलता है, जो कंठ से आता है, तालव्य जो आता है तालु से,
फिर मूर्धन्य जो आता है मूर्धा से, फिर हम पढ़े हैं दंत्य जो आता है दंत से, और आता है वो होठ से, होस्ट से आता है होठों से, होस्ट से। अब ये एक नया वर्ड आ गया वत्स्य। अब वह में क्या हो रहा है, सोचिए एक बार। वह तो वह में ना, वह हम जब बोलते हैं तो दांत ना, हमारे दांत का जो बाहरी हिस्सा है वो हमारे होंठ के छूता है। तो ये हो गया दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य अर्थात दंत और ओष्ठ्य मतलब होंठ, ओष्ठ होंठ। तो दंतोष्ठ इससे मिलकर बने दंत धन ओष्ठ, मिला दी क्या बन गया संधि, संधि विच्छेद, विच्छेद संधि है, संधि दंत और ओष्ठ का संधि क्या हो गया दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य ये ओष्ठ्य से। तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। अब देखते हैं इसमें भी सब इसको भी घोषत्व और प्राण के आधार पर बांटा गया है। अब देखते हैं इसमें इसे घोषत्व और प्राण के आधार पर कैसे बांटा गया है। यह भी घोषणा आ रहा है। घर्षण, यह में घर्षण का एहसास हो रहा है। यह हो गया सघोष और अल्प प्राण, अल्प प्राण। हमें य र ल व बोलने में ज़्यादा हमें जोर नहीं देना पड़ रहा है। य र ल व, य व को यहाँ पर बोलते हैं अर्धव्यस्त। अच्छा एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर य और व, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो स्वर है, बताया था ना आप लोगों को, इसे अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा गुण स्वर का भी है और थोड़ा व्यंजन का भी है, इसलिए से कहते हैं अर्धस्वर। इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्ध मतलब आधा, आधा स्वर आधा व्यंजन, अर्ध्य स्वर, क्योंकि इसमें हल्का सा गुण स्वर का भी है। अब देखते हैं र, इसे कहते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, इसे लुंठित व्यंजन इसलिए कहते हैं। लुंठित का अर्थ होता है, लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना। र जब बोलते हैं तो वो मसूड़े को छूते हुए दांत तक आता है वो, तो इसलिए बोलते हैं इसको लुंठित व्यंजन। ये मसूड़े से लुढ़कते हुए र, तो ये दांत आता है, इसलिए से बोलते हैं लुंठित व्यंजन। अब आगे अब क्या हुआ ल, इसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, तो इसे पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहते हैं। ल जब हम कहते हैं तो हमारा जो तालु है ना, हमारा जो तालु है वो छूता है, जीभ जो है वो छूता है तालु, जीभ का तालु वाला हिस्सा छूता है ऊपर को। तो जो हवा जो मुंह से निकलती है वो बगल से या मतलब साइड से निकलता है। ला तो जो छुआ है ना उसके साइड से
जो मुंह का जो हवा है वो निकल जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको पार्श्विक, मतलब पीछे से या बगल से उसका हवा निकल गया, तो ये बन गया पार्श्विक व्यंजन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग उष्म व्यंजन, उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। संघर्षी या उष्म व्यंजन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इसमें इसे जब हम कहते हैं बोलते हैं तो हमारे मुख से उष्म या गर्म हवा निकलती है, पर ये निकल ज्यादा मात्रा निकलता है, बाकी में भी निकलता है पर यहां ज्यादा मात्रा निकल जाता है। श हाँ, तो श तो श जब हम श कहते हैं तो जीभ का जो तालु वाला हिस्सा है वो छूता है ऊपर को, तो यह हो गया तालव्य। अगर अभी तक इसे आप गलत, अगर आपको इसे उच्चारण करना नहीं आता है तो जब भी आप बोलते हैं शक्कर शक्कर, तो शक्कर नहीं बोलना आपको, शक्कर तो ये तो हो गया शक्कर, शक्कर, शशांक, शामिल, तो जो भी शब्द स से होते शुरुआत उसे बोलते हैं, उसे अपना तालव्य माने अपने तालु का उपयोग करते हुए बोलिए। जब आप खुद बोलेंगे तभी तो महसूस कर पाएंगे ना कि ये है क्या तालव्य है ना, तो ऐसे कीजिए, जब भी आप बोलेंगे शक्कर तो उसे तालु को छुआ चाहिए, तालु को स्पर्श करना चाहिए, ऊपरी हिस्सा जीभ का तालु हिस्सा ऊपरी हिस्से को स्पर्श करना चाहिए, तालव्य श शक्कर। स और जब बोलेंगे षटकोण षटकोण, तो जो जीभ का जो मूर्धा वाला हिस्सा है वो हमें स्पर्श होना चाहिए ऊपरी हिस्से को, यह है आपका मूर्धन्य। यहां आपका उपयोग हो रहा है तालु, यहां हो रहा है आपका मूर्धा, और ये है आपका तालव्य स, हल्का सा स, मतलब ये हो रहा है दांत को, हल्का दांत को और मसूड़े को, तो दांत और मसूड़ा, तो हम जानते हैं कि दांत और जो मसूड़े को, जैसे कि र है र स र जैसे यहां भी है ना स, तो ये हो गया आपका वत्स, वत्स। वत्स मतलब ये स्पर्श करें आपके दंत प्लस मसूड़ा। अब देखिए हा, हा तो एक अलग ही, हा जो है एक अलग ही अक्षर है, आप खुद हा, अब हा हा स्वर में कहा, हा में तो कुछ वही नहीं रहे, तो ये हा 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 जो है इसका जो स्वभाव जो है वो स्वर जैसा है, पर है ये व्यंजन, तो ये निकलता डायरेक्ट अंदर से निकलता है, तो ये है स्वर यंत्रीय, इसे कहते हैं स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय, यह निकलता हमारे स्वर यंत्र से, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र मतलब हमारे गले का एक हिस्सा है, निचला हिस्सा है, ह जहाँ जोर पड़ता है वो है हमारा स्वर यंत्र, तो ये है स्वर यंत्रीय। तो ये एक नई चीज है, हम अब तक हमने क्या पढ़ा, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, होष्ट्य, वत्स्य, अब ये क्या आ गया एक स्वर यंत्रीय। अब इसे भी हमारे
हमारे जो व्याकरण करता जो हुए हैं उन्होंने भी इसे अल्पप्राण महाप्राण में बांटा हुआ है ना, उसमें भी इनका भी हिस्सा है। अब देखते हैं इसमें से अल श स ये हो गए आपके अघोष, ये हो गए आपके अघोष। ये हो गए आपके अघोष। और अब ये बच गया, ये हो गया आपका सघोष, ये हो गया आपका सघोष। सघोष। अब देखते हैं अल्पप्राण महाप्राण। हमने अब तक देखा है कि अल्पप्राण जहां हमें कम जोड़ देना पड़ता है, कम प्राण लेना पड़ता है, और महाप्राण में हमको ज्यादा जोड़ देना पड़ता है, ज्यादा हमें मतलब हमको ज्यादा जोड़ लेना पड़ता है, वही है हमारा महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। तो यहाँ हमें यहाँ श स यहाँ हमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है हमें। तो ये हो गया आपका, ये पूरा है। देखिए ये हो गया अघोष और ये हो गया हाफ हो गया सघोष, लेकिन अल्पप्राण सभी है यहाँ पर। सभी क्या है यहाँ पर? महाप्राण। सभी यहाँ पर क्या है? महाप्राण। सभी हो गए महाप्राण। अब इसमें एक बच गया आप लोग का उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन तो हमें, जैसा कि हमें पता है, उक्षिप्त व्यंजन बनता है ड से अड़, ढ से अढ़ा। तो उक्षिप्त व्यंजन में जो विशेषता ड का है वो अड़ का है, जो ढ का है वो अड़ का है। आइए देखते हैं। अब बच गया हम लोग का उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन उक्षिप्त व्यंजन। अब हमें पता है कि ड उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अच्छा, इसे और क्या बोलते हैं? याद कीजिए, दिमाग पर लगा लिया। और क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण क्यों? क्योंकि इसमें दो अक्षर का गुण है, एक ड का है और अड़ का है, इसलिए क्या है ये द्विगुण व्यंजन। तो ये है आपका ड, ये है परिवर्तन, ये बनता है आपका ड से, और एक है आपका र जो बनता है अढ़ से। ये तो खैर आप इसे याद कर लिए होंगे कि हम इसे मिटाते हैं। अब याद करिए कि ड का जो स्वर है वो ये क्या होगा? बताओ, तालव्य मूर्धन्य, ये क्या होगा? तो याद करिए कि ये ड है क्या। तो हमें पता है क वर्ग, ये क्यों से वर्ग आता है? क वर्ग तो नहीं आता है, च वर्ग नहीं आता है ना। फिर ट वर्ग, ट ठ ढ ये आता है ट वर्ग में, तो ये आएगा मूर्धन्य। ये हो गया मूर्धन्य क्योंकि ये ट वर्ग में आ रहा है और ट वर्ग है मूर्धन्य। ट के बाद ड ढ, तो ढ भी तो ट वर्ग में आ रहा है, तो ये हो गया आपका ट वर्ग, तो ये हो गया मूर्धन्य। मूर्धन्य हो गया मूर्धन्य। अब देखते हैं अघोष और सघोष। तो हमें ये जिस हिसाब से हमने पूरे वर्णों का वर्ग, जिस हिसाब से वर्णों का जो वर्ग है ना, तो जो ये जिस वर्ग में आता है ड जिस वर्ग में आते हैं उसका विशेषता यहाँ भी आएगा। देखिए सघोष, शुरुआत के जो दो जो पंक्ति वो क्या है? अघोष है, उसका है ना, तो यह है ट ठ ड, तो ये आएगा आपका तीसरी पंक्ति में, तो ये होगा आपका, ये हो गया आपका सघोष। मतलब जो विशेषता आपका ड का है वही क्या है? अड़ का भी है, और जो ढ का है वो है आपका अढ़ा का, तो ये भी हो गया आपका सघोष। क्योंकि तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति वो क्या है? सघोष। सघोष।
अब देखते हैं अल्प प्राण महाप्राण। इसमें अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं? अब देखते हैं अल्प प्राण महाप्राण। हमें ये पता है कि दूसरा और चौथा पंक्ति है महाप्राण और पहला तीसरा और पांचवा है अल्प प्राण। तो यह किस में आता है? ट ठ ड, यह आ गया तीसरा में, मतलब ये हुआ अल्प प्राण, ये हुआ आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण ढ, ये हुआ आपका। अब ये आ गया ट ठ ड और ह, ये आपका आ गया है चौथा पंक्ति में। तो दूसरा और चौथा है आपका महाप्राण। तो देखिए हमने कि र और ड में मूर्धन्य दोनों हैं, सघोष दोनों हैं, मगर ये है आपका अल्प प्राण और ये है आपका महाप्राण। तो इसी के साथ हम ज़्यादा, इतना आज के लिए काफ़ी है ज़्यादा, क्योंकि हमारे दिमाग को भी जो पढ़ते हैं उसको अपलोड करने में समय लगता है। तो आज हम एक काम करते हैं, हम आज अपना हमारा आज का टॉपिक यहीं बंद करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।